हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज का मेरा अगला वीडियो है क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर 4 से, जो कि है जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो इसके इस अध्याय 4 में हम लोग जो पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पिछले अध्याय में हम लोग क्या पढ़ा था। पिछले अध्याय में हम लोग ने पढ़ा था कि सामाजिक विविधता क्या है, किस प्रकार वो लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं, वो लोकतंत्र को फ़ायदा पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, या फिर लोकतंत्र सामाजिक विविधता पर कैसे असर डालता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों ने ये भी जाना था कि राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति, यानी कि सामाजिक असमानता राजनीति में दिखाई देता ही है। ठीक है। और ये जो सामाजिक असमानता है वो लोकतंत्र के लाभकर भी होती है, या मतलब कि लोकतंत्र के लिए फ़ायदेमंद होती है अगर इसका सही से उपयोग किया जाए तो, या सही तरीके से इसको उठाया जाए तो इसकी बातों को। ठीक है। अब इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। ये हैं लिंग, यानी कि स्त्री पुरुष से संबंधित सामाजिक असमानता, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। ये असमताएं कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लैंगिक मसले और राजनीति। तो सबसे पहले हम अपनी बात की शुरुआत किससे करेंगे? लैंगिक असमानता से। ये जो सामाजिक असमानता है ये हर जगह हम लोग को नज़र आता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या सोचते हैं, इस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा के लाइफ में दिखाई देता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये तो होता ही है, ये तो हमेशा से होता है आया है, ये होगा ही। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये लैंगिक असमानता क्या होता है, मतलब इसको हम लोग प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लेते हैं, यानी कि इसको हम लोग सोच लेते हैं कि इसको बदला नहीं जा सकता। ये जो लैंगिक असमानता है ये क्या है, स्त्री और पुरुष के जैविक बनावट का नहीं, यानी शारीरिक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। ठीक है। मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं कि पुरुष है तो ये काम करेगा, स्त्री है तो ये काम करेगी। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, जो कि हम लोग किस में देखेंगे, निजी और सार्वजनिक का विभाजन। जब भी लड़के और लड़कियों को बड़ा किया जाता है या फिर उनका पालन पोषण किया जाता है, तो उसी पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी क्या है, घर चलाने की, यानी कि घर के सारे काम काज जो होते हैं, घर के अंदर के सारे काम काज जो होते हैं वो करना है, बच्चों को देखना, घर की साफ़ सफाई करना, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना इत्यादि। और पुरुष के क्या काम होते हैं, घर के बाहर के जितने भी तरह के काम होते हैं वो करना। ठीक है। खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना, ये सब काम ऐसा नहीं होता है कि पुरुष नहीं कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों के ही जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द या फिर पुरुष क्या करते हैं, खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। यानी कि जो काम महिलाएं घर के अंदर करती हैं उसी काम के लिए अगर पुरुषों को पैसे मिले या रुपये मिले तो वो बाहर वो काम खुशी खुशी करते हैं, आराम से करते हैं। आप देखते होंगे कि अधिकांश दर्जी या होटल में रसोइये पुरुष ही होते हैं। इसी प्रकार हम ये भी सच है कि ऐसा नहीं है कि औरतें घर के बाहर का काम नहीं कर सकती हैं। आपने ये भी देखा हो कि शहरों में या गांव में भी महिलाएं घर के बाहर काम करने जाती हैं और घर में काम करने के लिए अपनी सहायता के लिए किसी को रख लेती हैं या काम वाली को रख लेती हैं। ठीक है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं समझा जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता। मतलब जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं,
अपना घर के काम के अलावा इनकम के लिए कुछ ना कुछ काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनके काम को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। और इस तरह जो श्रम का विभाजन हुआ है उसका नतीजा क्या हुआ है? उसका नतीजा यही हुआ है कि महिलाएं घर के अंदर सिमट कर रह गई है, घर के काम ही ज़्यादा करने लगी है और बाहरी दुनिया पर पुरुषों का राज हो गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं उदाहरण शहरों में कि रात होते होते ज़्यादातर पुरुष सड़कों पर नजर आएंगे, महिलाएं बहुत कम ही नजर आती हैं। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। मतलब ये हाल था पहले कि महिलाओं को क्या था, सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने के लिए भी अधिकार नहीं था। जब उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी तब जाके उनको वोट देने का अधिकार मिला, चुनाव में खड़ा होने का अधिकार मिला। ठीक है, इन आंदोलनों ने महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जों को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिला आंदोलनों ने औरतों को व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। तो ये नारीवादी आंदोलन क्या था? इन्होंने ये मांग उठाई कि उनको पुरुषों के समान ही सब जगह बराबर महत्व मिले और समानता भी उनका अधिकार है। शिक्षा में उनको समान अवसर चाहिए, रोजगार में उनको समान अवसर चाहिए। ठीक है, लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं समझा जाता था। मतलब लोगों के मन में ये धारणा था कि उन्होंने अपनी धारणा ये बना के रखी थी कि कौन सा काम औरतों के लिए अच्छा है, कौन सा काम पुरुषों के लिए अच्छा है। ठीक है, आज हम लोग जो इतने वैज्ञानिक देखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर देखते हैं, पहले हम नहीं देख पाते थे, क्योंकि ये मन में लोगों की बसी हुई थी, रूढ़िवादी धारणा बनी हुई थी कि औरतों को ये काम ही करना चाहिए। नौकरी में भी उनके लिए पेशा चुन दिया गया था कि ये पेशा ही औरतों के लिए अच्छा होता है और ये पेशा ही उनको करना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने इस धारणा को तोड़ते हुए, अपने आप को सिद्ध करते हुए अलग अलग पेशों में अपना परचम लहराया है। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो कुछ देशों में ऐसे देश भी हैं, दुनिया के कुछ हिस्सों में, वहाँ पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज भी अभी भी क्या है, पितृप्रधान है, यानी कि जहाँ पिता घर का प्रधान होता है, मुखिया होता है। औरतें के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। तो हमारा देश भारत जब आज़ाद हुआ था, उन्होंने ध्यान रखा था कि सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार मिले, सभी समानता के साथ रहे, इसमें महिलाएं भी शामिल थी। लेकिन फिर भी महिलाओं को जितना अधिकार और जितना पुरुष के समक्ष समानता मिलनी चाहिए उतना अभी भी नहीं मिल रहा है। इसको हम लोग कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। महिलाओं में साक्षरता की दर अभी भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76%। तो महिलाओं का जो साक्षरता दर है, यानी कि जो पढ़ी लिखी महिला है, पढ़े लिखे पुरुष के मुकाबले काफ़ी कम है। ये तो 2001 का ये आंकड़ा है, ये तो अभी बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी अगर बढ़े हुए आंकड़े में देखें तब भी पुरुष के मुकाबले महिलाएं काफ़ी पीछे ही हैं। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं
तो देखते हैं कि कई लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। तो शिक्षा की ही बात ले लें, ये तो पहले हम लोग देख लिए साक्षरता दर जिसमें भी महिलाएं काफ़ी पीछे हैं। अब है उच्च शिक्षा। आप लोग हर साल देखते होंगे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के रिजल्ट निकलते हैं, तो उसमें आते हैं कि लड़कियों ने बाजी मारी, लड़कियों ने बाजी मारी है, लड़की टॉपर हुई। लेकिन ये जो लिखे रहती है तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग आगे उससे जाएं तो वहाँ पर हम लोग देखें कि उच्च शिक्षा में लड़कियाँ काफ़ी पीछे हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये अपनी रूढ़िवादी विचारधारा के कारण घर में अगर लड़की और लड़कियां दोनों हो तो माँ पिताजी अपने लड़के पर ही ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं पढ़ाई के मामले में। ठीक है, क्योंकि ये तो सोच है लोगों की, पढ़ लिख के क्या करेगी लड़की, ये तो दूसरे घर जाएगी। इसलिए लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उसको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते। अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करने के कारण महिलाएं ऊंची पद पर नौकरी भी नहीं कर पाती हैं और काम भी अगर करती हैं पुरुषों से ज़्यादा, लेकिन फिर भी उनके काम को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में भी कहा गया कि समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। मजदूरी की बात भी जहाँ तक आती है वहाँ भी हम लोग देखते हैं कि दोनों पुरुष और महिला यानी कि दोनों पुरुष और महिला बराबर काम करते हैं, या फिर बोला जाए तो महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। लेकिन जहाँ तक मजदूरी देने की बात आती है तो महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी दिया जाता है। ठीक है, भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़कों की चाह होती है। लड़की को जन्म देने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इससे देश का लिंगानुपात गिरकर 919 रह गया है। साथ ही नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह लिंगानुपात या अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। तो ये हमारी मानसिक सोच है, जो कुरूप सोच है, उसमें क्या है कि महिलाओं को पुरुषों से कमतर माना गया है और अधिकतर परिवारों में लड़के की चाह होती है। इसी लड़के की चाह के कारण लड़की को दुनिया में आने से रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, या फिर आने के बाद भी उसको आगे बढ़ने से पलने से रोका जाता है। इसके चलते क्या हो गया है, जो हम लोग का जो लिंगा अनुपात है यानी कि प्रति 1000 पुरुषों की प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ठीक है, कहीं कहीं की तो इतनी संख्या खराब हो चुकी है कि 800 से भी यानी कि 1000 पुरुषों पर 800 से भी कम महिलाएं हैं। ठीक है, ये तो कड़वा सच्चाई है हमारे देश की। ये और इसमें कुछ कुछ राज्य बहुत ही आगे हैं, जैसे हरियाणा, वहाँ पर तो ऐसी हालत हो गई है कि पुरुष की उम्र चली जा रही है और उसको लड़की मिल ही नहीं रही है कि कहाँ से उसकी शादी हो। ये केवल शादी से संबंधित नहीं है, समाज में बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए महिला और पुरुष के संख्या में ज़्यादा अंतर या फिर समान अंतर होना चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती है। शहरी इलाकों में तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित है, वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। तो ये जो महिलाओं के साथ जो भी अलग अलग तरह की घरेलू हिंसा होती है वो उसको हम लोग रोज़ सुनते हैं। तो ये सब केवल हम लोग की सोच, कुरूप सोच है, उसके चलते ही होता है। महिलाएं अपने घर तक में सुरक्षित नहीं है। अपनी इज्जत बचाने के लिए महिलाओं को बलि चढ़ा दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है और इसी सोच के कारण समाज की कुरूप सोच के कारण ही क्या करना पड़ता है, महिलाओं को
अनेक तरह की हिंसा को झेलना पड़ता है। और ऐसे ही हिंसा झेलनी पड़ती है और अपने घर वालों से ही उनको प्रताड़ना मिलती है, और जिसका कि वो शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो हम लोगों ने तो अपना देखा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है। तो वहाँ पर हम लोगों ने पाया कि भले ही आज़ादी के इतने साल बीत चुके हों, हम लोग 74वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना लिए, लेकिन फिर भी आज जो महिलाओं की स्थिति है पुरुषों के मुकाबले वो काफ़ी खराब है। ये सार्वजनिक जीवन की बात है, निजी जीवन की बात है। अब हम लोग अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो वहाँ पर भी स्थिति बहुत ही खराब है। सांसद हो चाहे विधानसभा हो, वहाँ पर भी आप लोग विधायक में भी देखिएगा तो काफ़ी कम महिलाएं हैं, सांसद भी काफ़ी कम महिलाएं हैं। लेकिन ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण मिला है, जिसके चलते वहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा दिखती है। ठीक है। महिलाओं और महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। तो अगर हम ये जो ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में क्या किया गया है, 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिसके चलते ही उनकी संख्या दिखाई देती है। लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और इसकी मांग महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई जा रही है कि यहाँ पर भी, यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित कर देना चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों से ज़्यादा अवधि से वह लटका पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है और यह पास नहीं हो सका है। तो इस तरह की व्यवस्था को लाने के लिए भी विधेयक पेश किया गया था, लेकिन इस पर अभी किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि सभी एकमत इस पर नहीं है। लैंगिक विभाजन की इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूह को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? तो इस तरह का जो लैंगिक विभाजन है, तो इसको राजनीतिक रूप देने का ज़रूरत है। तभी पता चलेगा कि इससे यह भी पता चलेगा कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। तो मतलब ये जो लैंगिक मुद्दा है, इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके इसको उठाना चाहिए, तभी ये जो मसला है वो हल हो पाएगा। ठीक है। अगर पहले भी इस तरह का व्यवस्था नहीं किया जाता या महिलाओं के द्वारा आवाज़ नहीं उठाया जाता, इसको राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ाया जाता, तो शायद आज जो महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व मिला है नगर पालिका और ग्राम पंचायत में, वो नहीं मिल पाता, और नौकरी वगैरह में भी उनको इतना आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने लैंगिक मसलों के बारे में पढ़ा, जो कि क्या था, हम लोगों ने मुख्य रूप से स्त्री और पुरुष से संबंधित विभिन्न प्रकार के मसलों को देखा। ठीक है। अब अगला वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, जो कि क्या है, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इतना मुझे लगता है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसको आप लोग चैप्टर को पढ़ ले फिर से, या कहीं कुछ समझ नहीं आने से मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।